हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कोरोमंडल फिशर्स बाय सरोजिनी नायडू। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी मोटिवेटिंग पोम है फॉर आवर इंडियन सोल्जर्स। Sarojini Naidu, as a poet, belongs to an era of struggle, slavery and freedom fighting. जो हमारी पोएट है इस पोम की, वो एक उस पीरियड ऑफ टाइम में बॉर्न हुई थी। उस पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने ये पोम लिखी थी जब इंडिया ब्रिटिश क्राउन के अंडर कंट्रोल में था, अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था। The poem is though about the fishermen, yet it metaphorically reflects the poet's desire for free India. ये पोम भले ही फिशरमैन के लिए लिखी है हमारी पोएट ने, बट एक्चुअली में वो सोल्जर्स को मोटिवेट कर रही है फिशरमैन के थ्रू। The poem consists of 3 stanzas having 4 lines each. The rhyme scheme of the poem is A B B. ये हम आगे देखते हैं। So let's start with the poem. So हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट 2 लाइन्स। Rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. So यहाँ पे हमारी पोएट फिशरमैन को जगा रही है। उठो भाइयों उठो, the wakening skies pray to the morning light. So the poet asked the freedom fighters, who are the fishermen, to wake up, as the success, that is independence of India, is quite new. The wakening skies pray to the morning light symbolizes the land which is welcoming the independence after being in the darkness of the slavery for so long. So यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो वेकनिंग स्काइज है वो लैंड ऑफ इंडिया से कंपेयर कर रही है हमारी ऑथर, एंड जो मॉर्निंग लाइट है उसे इंडिपेंडेंस से कंपेयर कर रही है। सो ये वैल्यूज़ यानी कि वेकनिंग स्काइज एंड मॉर्निंग लाइट के वर्ड्स पर ये हो जाएगा कि जो लैंड ऑफ इंडिया है वो इंडिपेंडेंस को जो हमारे फिशरमैन को बता रही है ऑथर, उठो जल्दी, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तुम नहीं है, तुम्हें इंडिया को इन क्रूअल ब्रिटिशर्स से बचाना है। ओके, सो यहाँ पे जो वेकनिंग स्काइज है वो लैंड ऑफ इंडिया है, एंड द लैंड ऑफ इंडिया इज़ वेलकमिंग द इंडिपेंडेंस। यहाँ पे इंडिपेंडेंस है मॉर्निंग लाइट। The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night refers to the atrocities that the land of India and the people of India had suffered in the hands of British during their cruel rule. With the independence, it will vanish away. सो यहाँ पे जो विंड है, विंड लाइक अ चाइल्ड, जो विंड है, जो चाइल्ड है, उसको पीपल ऑफ इंडिया से कंपेयर किया हुआ है। सो जो चाइल्ड है वो रात भर रोता रहता है, एंड जब वो सुबह रात भर रोता रहता है वो सुबह थक जाता है, एंड वो सुबह अपनी मम्मी के गोद में आराम से नींद का आनंद लेता है। सो यहाँ पे ही जो चाइल्ड है उसको पीपल ऑफ इंडिया एंड लैंड ऑफ इंडिया से कंपेयर किया गया है, जहाँ पे एक तरफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडिया के पीपल को, इंडिया के मासेस को एक्सप्लॉइट किया, एंड पीपल ऑफ इंडिया ने काफ़ी सफ़र किया, एंड अब इंडिपेंडेंस नज़दीक है, एंड इसीलिए अब सोल्जर्स को, यानी कि इंडियन सोल्जर्स को जल्दी उठना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस और जल्दी आए।
सो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है फिशरमैन का इंडियन सोल्जर्स के साथ, वेकनिंग स्काइज का लैंड ऑफ इंडिया के साथ, मॉर्निंग लाइट इंडिपेंडेंस के साथ, लाइक अ चाइल्ड विंड पीपल ऑफ इंडिया के साथ, एंड फिशरमैन्स नेट्स वो हम आगे के लाइंस में देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि जो लाइक अ चाइल्ड ये जो फ्रेज़ है यहाँ पे सिमिली का काम करता है। व्हाट इज़ सिमिली? सिमिली दो चीज़ों को कंपेयर करती है विद यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चलता है कि ये फ्रेज सिमिली है बिकॉज ऑफ द वर्ड लाइक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free. In this line, the poet asks the freedom fighters of India to take their weapons. So, यहाँ पे वेपन्स को नेट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जो ऑथर है वो बोल रही है फिशरमैन को, उठो भाइयों उठो और नदी के किनारे से अपने फिशिंग नेट्स लो और तुम्हारी जो कैटामरान्स है, तुम्हारी जो बोट्स है, उन्हें फ्री करो, उन पे एक वोएज करके लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड यानी कि फिशेस को कैप्चर करो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। एंड इनडायरेक्टली वो इंडियन सोल्जर्स को बोल रही है, भाइयों अपने वेपन्स अपने हथियार उठा लो, क्योंकि अब तुम्हें इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है, स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है। एंड सेट आवर कैटामरान्स फ्री, तुम्हारी वेपन्स लो एंड तुम्हारे जो कैटामरान्स है, कैटामरान्स यहाँ पे उनके एक्सपेडिशंस, उनके मिशंस को दर्शाते हैं। सो ऑथर बोल रही है, सोल्जर्स तुम अपने वेपन्स लो एंड अपने मिशंस को इनिशिएट करो, मिलिट्री मिशंस को इनिशिएट करो, टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। सो ये जो लाइन है मैं दो सिनेरियोज़ में समझाऊंगी, एक फ़िशरमैन के एंड एक इंडियन सोल्जर्स के। सो अगर हम फ़िशरमैन के सिनेरियो के साथ इस लाइन को समझें तो इसका मतलब है जो फ़िशरमैन है उन्हें फ़िश को पकड़ना है, क्योंकि ये उनका काम है, ये उनकी रोज़ी रोटी का काम है। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, एंड जो ऑथर है जो फ़िशरमैन को वो किंग्स ऑफ द सी बोल रही है। एंड अगर हम इंडियन सोल्जर्स के सिनेरियो से समझे तो टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ का मतलब है आप है टू इनिशिएट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। To capture the leaping wealth of the tide, that is the freedom of India, because they are the kings of the sea, which refers to India. जो जवान हैं वो इंडिया के प्रोटेक्टर्स हैं एंड उनका काम है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। लेट्स मूव टू सेकेंड स्टैंजा। सो यहाँ पे मैंने फिर से कंपैरिजन का स्लाइड डाला है जिससे आपको आप सिंक में रहे पोम के। सो no longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. In the second stanza, the poet urges the freedom fighters not to delay and at once start fighting, as the leaders, seagulls, have declared a war against the British and they should follow their leaders' path. अब यहाँ पे पोएट बोल रही है, डीले मत करो, देर मत करो सिपाहियों, लेट अस हैसन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल। सो यहाँ पे जब फिशरमैन फिशिंग करने के लिए जाते हैं, सीगल जो फ़िश को प्रे करता है, फ़िश को हंट करता है। सीगल्स का खाना हम सबको पता है फ़िश होता है। सो अगर फिशरमैन को किसी
पार्ट ऑफ द सी में सीगल दिखता है तो वो आसानी से समझ लेते हैं कि वहाँ पे फिशेस ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे सीगल है। एंड उसी तरह जो ऑथर है वो इंडियन सोल्जर्स को बोल रही है कि तुम्हारे लीडर ने मिशन इनिशिएट कर दिया है तो जाओ अपने लीडर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो एंड इंडिया को फ्रीडम दिलाओ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द सी इज़ आवर मदर, द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर and the waves are our comrades all. That is, the land is theirs and everything in it is their family and hence they need not fear. So यहाँ पे जो ऑथर है वो फिशरमैन के रिलेशंस बना रही है। लाइक सी उनकी मदर है, सी उनका जैसे अपनी मदर्स, अपनी माँ हमारे खाना पीना सब कुछ का कितना अच्छे से ध्यान रखती है, हमारे सारे काम करती है, हमें खाना देती है। तो इसी तरह जो सी है वो फिशरमैन को फूड दे रही है, उसका पालन पोषण कर रही है। व्हाट इज़ द फूड हियर? फिश। द क्लाउड इज़ अ ब्रदर एंड द वेव्स आर अ कमरेड्स ऑल। सो जो इंडियन सोल्जर्स है वो हमारे भाई है, उनका हर एक इंडियन सिटीज़न के साथ रिलेशन है एज अ ब्रदर, एज अ कॉमरेड। What though we toss at the fall of the sun where the hand of the sea god drives? शाम हो जाने के बाद हम क्यों डरे? क्योंकि हमारे साथ सी गॉड है। फिशरमैन यहाँ पे ऑथर बताती है कि फिशरमैन बिलीव करते हैं कि सी डिवाइन, सी पार उनकी रक्षा करेगी, उनकी माँ उनकी रक्षा करेगी। एनी टोर्नेडो है, एनी हरिकेन है, उनसे बचाएगी। सो उन्हें डरने की क्या ज़रूरत? द लैंड विच इज़ मदर गॉड विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द विंड और द फॉरेन रूलर्स एंड प्रोटेक्ट देम। सो यहाँ पे सी गॉड को कंपेयर किया गया है हमारी मदर इंडिया के साथ। He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. So यहाँ पे जो सी गॉड है वो स्टॉर्म को अपने बालों से पकड़कर दूर फेंक देगा एंड फिशरमैन को प्रोटेक्ट करेगा। सो यहाँ पे जो सी गॉड है वो है मदर इंडिया, जो जवानों की, इंडियन सोल्जर्स की मदद करेगी टू अचीव द एम ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Let's move to the last stanza. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. And sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. So, यहाँ पे आगे पोएट ये बताती है कि जो फिशरमैन है वो थक जाते हैं शाम को इतनी सारी फिशेस पकड़कर, तो वो शाम को कोकोनट ग्लेड, जो बीचेस होते हैं, जो शोर साइड्स होते हैं, वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे ग्लेड का मतलब है शैडो। द कोकोनट ट्री की छाव में वो बैठते हैं, तो कितना स्वीट होता है, कितना पीसफुल मोमेंट होता है फिशरमैन के लिए तब। एंड द सेंट ऑफ मैंगो ग्रोव, एंड उस मैंगो ट्रीज़ एंड मैंगो की इतनी स्वीट स्मेल होती है, एक इतना स्वीट कोकोनट ग्लेड होता है, इतना पीसफुल मोमेंट होता है तब। एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ऑफ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव। एंड रात को अगर पूरा मून है, फुल मून है, तो जो मून की जो लाइट है, मून लाइट है, एक्चुअली मून की तो खुद की लाइट नहीं होती है, बट फिर भी यहाँ पे ड्रामेटिक थोड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मून लाइट की बात की जा रही है। एंड जब वो मून लाइट सैंड पर पड़ती है तब वो सैंड का हर एक पार्टिकल कितना शाइन करता है। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंस अचीव करने के बाद सारे इंडियन सोल्जर्स वो सैंड के एक पार्टिकल
को पार्टिकल के साथ ऑथर कंपेयर कर रही है जो शाइन करेंगे. विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव. एंड फिशरमैन रात को कौन सी वॉइसेस सुनता है? या द वॉइस ऑफ द विंड, द वॉइस ऑफ द सी वेव्स. एंड ये सारी साउंड्स उनको काफ़ी पसंद है. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. And जो पोएटिस है वो यहाँ पे बताती है कि भाइयों, जो सी वेव्स आती है, जो सी वेव्स इंस्टेंटली कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो उनकी जो बूंदें हैं पानी की, जब वो उनके मुंह पर गिरती है लाइक अ स्प्रे, तो कितना सुकून मिलता है, कितना काम एटमॉस्फेयर होता है. सो यहाँ पे जो हमारी ऑथर है वो तमिलनाडु एरिया के आसपास है जो सी शॉ के पास लोकेटेड है. एंड इसीलिए वो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ को ग्लोरीफाई कर रही है. एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली. तो जब वेव्स फॉर्म होती है, फोम भी फॉर्म हो जाता है उनके साथ. एंड जो फोम को देखकर भी काफ़ी खुशी मिलती है फिशरमैन को. रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी. एंड ऑथर यहाँ पे मोटिवेट कर रही है लास्ट लाइन में फिशरमैन को, इंडियन सोल्जर्स को, कि आखिरी दम तक लड़ो इंडिया के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हमें एट्रॉसिटीज़ दिया है, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया है हमें, तो अपने अंतिम सांस तक लड़ो एंड इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाओ. एंड साथ ही साथ वो फिशरमैन को भी मोटिवेट कर रही है कि तुम्हारे पास तो सी गॉड है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एज ऑफ द वर्ज है होराइजन, होराइजन की बात की जा रही है यहाँ पे. एंड पोएट बोल रही है होराइजन तक जाओ क्योंकि सी गॉड तुम्हारे साथ है. In the final stanza, the poet says that the comforts and the joys that the Indians enjoy under the might be sweet, but the fragrance of independence and the feeling of being free is quite sweeter, and hence the freedom fighters should wage a final war on the British. So हम literary device देख लेते हैं. Personification है यहाँ पे. Personification are the human qualities given to non-living things. Wakening skies pray to the morning light. क्या आसमान लाइट को प्रे कर सकता है? No. So this phrase is a personification. Wind lies asleep in the arms of the dawn. Seagulls call. The sea is our mother. The cloud is our brother. The waves are our comrades all. ये भी personification है. He who holds the storm by the hair. Dance of the wild foam's glee. फोम डांस नहीं कर सकता, बट यहाँ पे उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है. लो स्काई मेट्स विद द सी. एक्चुअली में स्काई सी का मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम अजम्पशन कर रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे हैं. देन यहाँ पे सिमिली का भी इस्तेमाल किया गया है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था. लाइक अ चाइल्ड, ये वाला फ्रेज. एंड एलिटरेशन भी है, जो थर्ड स्टैंजा है उसकी सेकेंड लाइन. एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ऑफ द मून विद द साउंड ऑफ वॉइसेस वी लव. यहाँ पे एस 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 यहाँ पे जो है वो एलिटरेशन को दर्शाता है. सो यहाँ पे हमारा पूरा ख़त्म होता है पोम. एंड हम जल्दी से जो राइमिंग स्कीम है वो भी देख लेते हैं. मॉर्निंग लाइट ऑल नाइट, ए. फ्री सी, बी. सो ए बी हमारा राइमिंग स्कीम है. सेम गोज़ फॉर स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3. गर्ल्स कॉल, कॉमरेड्स ऑल. सी गॉड ड्राइव्स आवर लाइव्स, ए बी. Mango grove, we love. Foam's glee with the sea, A B. फिर से. So I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा.
Thanks for watching this video. Any doubts you can always post in the comments, and please tell which chapter or poem you want next. Thanks for watching.